और आपकी तैयारी के हालचाल कैसे हैं? तो आप तैयार हो भी क्लास के लिए? अभी जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का 11 मई को जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चंस कितने आए हुए थे? 50। फिर आपने थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा किया था। 9 प्रश्न नेगेटिव थे, मैंने देखा है 9 और 11, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है ये। तो क्या 50 ही आएंगे आपके एग्जाम में? कितने आएंगे? 100 आएंगे ना? वहाँ तो 100 आएंगे। तो आप मैक्सिमम इस बात पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप लोग पेपर करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ये, हम लोग क्या लालच में आ जाते हैं हम लोग। तो एग्जाम करते समय आपको लालच में नहीं आना है। 2 बातें ध्यान रखना है। पहले आपको ये करना है कि बिना किसी रिस्क लिए हुए, केवल कंफर्म मुझे मालूम है कि हाँ यार मेरा 100% ये मेरा आंसर कंफर्म है, उसको कंफर्म करने के बाद में आपको ये चेक कर लेना है, हालांकि जरूरत भी नहीं पड़ती, केवल ये चेक कर लो कि यार मेरा ये मैंने जो किया है 100% राइट है ये, और मैंने इतने प्रश्न है वो मैंने बिल्कुल सही किए हैं। तो वो काउंटिंग कर ले एक बार कि भाई मैंने इतने प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं। आपको लगता है कि पेपर को करने के बाद में, पेपर को देखने के बाद में यदि आपको लगता है कि यार अब यहाँ रिस्क लेने का कोई औचित्य नहीं है, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। लेकिन आपको लगता है कि यार 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे लगता है 50-50 पे तो जाना ही नहीं है, 50-50 पे जाना ही नहीं है, अपने को तब उनके साथ जाना है कि यार मुझे लगता है कि मोर देन 70-30 या 80-20 का मामला है कि ये प्रश्न का जवाब 80% यही है ये, या 90% ये सही है ये, उसी कंडीशन में हमें रिस्क लेना है। बाकी मैं तो कहूँगा रिस्क लेना ही नहीं अपने को, क्योंकि जो मेहनत करके पढ़ाई करके आपने मार्क्स अर्जित किए हैं उनको नेगेटिव पर कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। और एग्जाम का कुछ नहीं पता रहता कट ऑफ कितनी जाएगी, कई बार इतनी कम चली जाती है और हम क्या जानबूझ के गलत करके चले जाते हैं तो आते हुए नंबर भी कटाकर बैठ जाते हैं। इसलिए नेगेटिव आपको नहीं करनी है। जहाँ तक बात है आपके जो सब्जेक्ट है आपकी, कल हमने क्या पढ़ा था? विकास के सिद्धांत आपने पढ़े थे। लास्ट कौन सा था आपका? कठिनाई का सिद्धांत। ठीक है, देखिए साहब, इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमारे एक सिद्धांत काम करता है, और इस सिद्धांत को आपने नाम दिया है सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सामाजिक प्रत्याशा किसे कहते हैं? तो सामाजिक को सोशल कहा आपने और प्रत्याशा को कहा एक्सपेक्टेशंस कहा आपने। इसका मतलब हुआ कि सामाजिक प्रत्याशाएं मतलब समाज उम्मीद करता है प्रत्येक बच्चे से कि उसे आचरण करना चाहिए, उसे व्यवहार करना चाहिए अपनी एज के अनुसार। तो जब समाज उम्मीद करता है बच्चे से कि आपको बर्ताव करना चाहिए आपकी एज के अनुसार, कहलाता है सामाजिक प्रत्याशा। बालक से परिवार उम्मीद करता है, टीचर उम्मीद करता है कि आपको व्यवहार करना चाहिए अपनी एज के अनुसार, वहां पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत। देखिएगा साहब, ये जो सामाजिक प्रत्याशाएं होती है इसके बारे में ही एक विद्वान है जिसका नाम है हेविंगहस्ट। क्या नाम है ये? हेविंगहस्ट है। अब ये हेविंगहस्ट नामक जो विद्वान है, इसने क्या किया कि हमें ये बताया कि बच्चे को कौन सी अवस्था में, कौन सी एज में क्या करना चाहिए। इसलिए इसने जो विचार हमें बताए उन्हें नाम दिया जाता है विकासात्मक पाठ। क्या कहा जाता है? विकासात्मक पाठ। विकासात्मक पाठ का मतलब होता है कि कौन सी एज में, कौन सी अवस्था में, कौन सी उम्र में बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताए, और उनको क्या नाम दिया जाता है? विकासात्मक पाठ। प्रश्न कैसे बनेगा कि सब सामाजिक प्रत्याशाओं से अभिप्राय होता है कि बालक व्यवहार करेगा
अपनी उम्र के अनुसार। आपसे पूछेगा कि विकासात्मक पाठ के नियम किसने बताए? जवाब है हेविंगस्ट ने। क्या होता है विकासात्मक पाठ? बच्चे को व्यवहार करना चाहिए अपनी एज या अपनी उम्र के अनुसार। दूसरा जवाब यहां पर आता है, कहते साहब जब हम विकास की बात करते हैं तो कहते साहब विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। अब आपने कहा सर विकास की अवस्थाएं होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में विकास करते समय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, मतलब उसका विकास अचानक नहीं होता। कोई हमसे कहे कि क्या आप अचानक इस एज में आए हो क्या, तो जवाब गलत है, क्योंकि इस एज तक पहुंचने के लिए हमको कई चरणों से गुजरना पड़ा, और वो चरण अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बताए। जैसे कि हमारे एक नाम आता है और उसका नाम है अर्नेस्ट जॉन्स। क्या नाम है भाई? अर्नेस्ट जॉन्स है। इसने हमें अलग अलग अवस्थाएं बताई। जैसे कि ये बंदा कहता है कि जीवन की पहली जो अवस्था होती है उस अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था। इसका समय ये बताता है कि साहब जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक का पीरियड है ये इन्होंने शैशवावस्था का बताया। ये दूसरी अवस्था हमें बताता है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का जो समय इसने बताया ये बताता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक का समय बताया। ये तीसरी अवस्था हमें बताता है किशोरावस्था, और ये जो किशोरावस्था का समय इसने बताया वो कहता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक का समय हमें बताया। उसके बाद में ये बताता है कि एक अवस्था और होती है और जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था, और कहते हैं ये जो प्रौढ़ावस्था होती है इसका समय स्टार्ट होता है 18 वर्ष के बाद से। तो देखिएगा यहाँ पर आपने सिद्धांत बताया है कि विकास की अवस्थाएं होती है। विकास की अवस्थाओं में अर्नेस्ट जॉन्स ने अवस्था बताई और उनका समय हमें ये बता दिया है। इसके अलावा हमारे पास नाम आता है एक और विद्वान का, एक और मनोवैज्ञानिक का, जिसका नाम क्या है? रॉस है। रॉस ने भी हमें बताई है कि अलग अलग अवस्थाएं होती है और उनके समय इन्होंने बताया। देखिए अवस्था सबने एक ही बताई है, बस उनका जो समय होता है ये सबने अलग अलग बताया है। तो यहाँ जब शैशवावस्था की बात करते हैं तो ये कहते हैं साहब ये जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का समय होता है रॉस के अनुसार। ये कहते हैं भाई इसके बाद में एक अवस्था आती है और उसको आपने नाम दिया पूर्व बाल्यावस्था, और ये जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसका समय बता दिया 3 से लेकर 6 वर्ष का बताया है। इन्होंने कहा कि भाई एक अवस्था और होती है और उसको नाम दे दिया आपने उत्तर बाल्यावस्था, और ये जो उत्तर बाल्यावस्था है इसका समय बता दिया 6 से लेकर 12 वर्ष तक। एक और अवस्था होती है जिसको इन्होंने किशोरावस्था कहा है, और किशोरावस्था का जो समय इन्होंने बताया वो बताया है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। इसका मतलब है अवस्था सबने एक ही बताई है, बस उनका समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर कर बताया। ऐसा ही एक और विद्वान है जिसका नाम है सेले, उसने भी हमें अवस्था बताई। उसने क्या कहा कि साहब पहली जो अवस्था होती है वो अवस्था होती है शैशवावस्था, और शैशवावस्था का जो समय इसने बताया वो कहते हैं साहब जन्म से लेकर ये 5 वर्ष तक का समय होता है। दूसरा इसने बताया बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था का जो समय इसने बताया वो कहते हैं 5 से लेकर 12 वर्ष तक का समय होता है। थर्ड ये बताया किशोरावस्था, और किशोरावस्था का जो समय बताया कहते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक। इसका मतलब हुआ कि भाई जब हम समय की बात करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि विकास की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। बस हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग विद्वानों ने अवस्था तो सेम बताई, बस उनका जो समय है वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा बताया। तो ये रहा आपका पहला सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत, यह है विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। अब देखिएगा एक नाम हमारे यहाँ आता है, और वो नाम क्या रहेगा? वो नाम हमें बताता है कि साहब विकास में पूर्वानुमेय
का सिद्धांत होता है, जिसको आपने नाम दिया पूर्वानुमेय का सिद्धांत। अब पूर्वानुमेय किसे कहेंगे, इंग्लिश में नाम आता है प्रेडिक्टेबल। और प्रेडिक्टेबल किसे कहोगे, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके बारे में हम गैस कर सकते हैं कि यार बालक का विकास तो ऐसे होगा, उसके लिए क्या नाम दिया है, पूर्वानुमेय। अब आपने कहा सर कैसे अनुमान लगाएंगे, तो भाई विकास के बारे में कहा जाता है कि जो विकास है उस विकास में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं नहीं होते भाई। और इन्होंने कहा है कि शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ उसमें कौन से परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि भाई विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं और इन दोनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है और उस संबंध को कहा जाता है सकारात्मक संबंध। आप कहोगे सर क्या मतलब हुआ इसका, सीधी सी बात है, जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अरस्तु भी कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। इसका मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के बीच में जो संबंध है वो संबंध कैसा रहेगा। आपका सिर में दर्द हो रहा था आपके, है ना, या आपके पेट में दर्द हो रहा था आपके, कोई आएगा ना आपके पास तो आप झड़क दोगे उसको, पहले प्यार से बोलोगे, बोले यार अभी क्या है, थोड़ा मेरे ना माइग्रेन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तू थोड़ी देर बाद में बात करना। वो कहता है छोड़ना यार, होता रहता है सिर में दर्द तो क्या है। फिर आप थोड़ी देर, नहीं तुरंत हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, अभी तो थोड़ी देर पहले उसको क्या कहोगे कि तू नहीं समझेगा यार सिर में दर्द किसे कहते हैं, बाद में बात करते हैं। वो फिर भी आपसे कहेगा नहीं ये मन का बहम है ये तो। फिर भी आप कहोगे बेटा तेरे होता तो पता चलता तेरे को। अब वो फिर कहेगा कि मेरे तो खूब होता रहता है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब आप कहोगे कि देख बेटा तू अब भाग जा यहाँ से, वरना तेरे कहाँ कहाँ पर दर्द करूंगा तू सोचेगा भी नहीं। वो क्या कहलाता है आपका, इसी को कहा आपने सकारात्मक संबंध इन दोनों के बीच में होता है। अगला आपने जवाब दिया कि सर और क्या रहेगा, कहते हैं साहब जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास हमेशा बढ़ता है सरल से कठिन की ओर। तो आपने कहा सर सरल से कठिन का मतलब क्या हुआ। देखिए जो जीवन का शुरुआत होता है वो बहुत आसान होता है, बहुत सरल तरीके से होता है। हम सभी को मालूम है जो निषेचन की जो प्रक्रिया रहती है, जैसे आप फर्टिलिटी कह रहे हो, आप कहते हैं बहुत आसान तरीका है। कहते हैं साहब जो अंडाणु होते हैं जब वो शुक्राणु का निषेचन करते हैं वहीं से आपकी जीवन का प्रारंभ होता है और ये प्रक्रिया बहुत सरल मानी जाती है। लेकिन उसके बाद की जब हम बात करोगे तो बाद की प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती है। आप सभी को मालूम है चाहे माँ के गर्भाशय में जो जीव पल रहा है जिसको निषेचित अंडाणु आप बोलते हो, वो निषेचित अंडाणु किस प्रकार से भोजन की प्राप्ति करता है। आवेग में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसको यौक कहते हो, उस यौक नामक पदार्थ से वो निषेचित अंडाणु अपना भोजन प्राप्त करता है। कहता है जब वो निषेचित अंडाणु या जब निषेचन को लगभग 10 दिन हो जाते हैं उसके बाद में ये जो निषेचित अंडाणु है, अंड जिसको बोलते हो आप, कहते हैं ये अपने आप को गर्भाशय की दीवार से जिसके आसपास हमारी रक्त नालिकाएं होती है उनसे अपने आप को जोड़ता है और वहां से जोड़ने के बाद में फिर ये मां से भोजन की प्राप्ति करना स्टार्ट करता है। लेकिन ये जो अंडाणु रहते हैं जो अपने आप को, निषेचित अंडाणु जो अपने आप को गर्भाशय की दीवार से नहीं जोड़ पाते हैं, कहते कुछ समय के बाद में वो डेड हो जाते हैं और वहां पर फिर जीवन की प्रक्रिया स्टार्टिंग नहीं होती। तो हमें देखने में जरूर लगता है कि जीवन का स्टार्टिंग बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अपने आप में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए स्टार्टिंग तो सरल होती है लेकिन बाद की प्रक्रिया कैसी होती है, कठिन होती जाती है। इसलिए विकास कैसे चलता है, सरल से कठिन की तरफ चलता है। कहते हैं जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की स्टार्टिंग की जो गतिविधियां रहती है ये सामान्य रहती है और सामान्य के बाद में फिर यही क्रियाएं कैसी होती जाती है, विशिष्ट होती जाती है। इसका मतलब हुआ कि विकास कैसे होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। सामान्य का मतलब है जब बच्चा जन्म लेता है
और जन्म लेने के बाद में कई महीनों तक आप देखोगे तो बच्चा अपने हाथ पैर चलाता रहेगा, है ना, हाथ फेंकता रहेगा, पैर फेंकता रहेगा। जब उसकी नींद खुलेगी अपने आप खेलता रहेगा, जिसको कहते हो आप साइकिल चलाना। साइकिल चला रहा है वो, हर वस्तु को पकड़ने का प्रयास करेगा, चाहे पेन आ जाए, चाहे पेंसिल आ जाए, चाहे आग आ जाए, चाहे सांप आ जाए, चाहे बिच्छू आ जाए, चाहे कीड़ा आ जाए, बच्चा हर किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करेगा। और पकड़ लिया और यदि उस वस्तु ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो मेरे भाई तुरंत मुंह तक ले आता है उसको। ये क्रिया कौन सी कहलाती है? सामान्य। तो बच्चा पहले विकास में कैसी क्रियाएं करता है? सामान्य। और फिर बच्चा कैसे करेगा? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब हुआ केवल उसी वस्तु को पकड़ेगा जो पकड़ने के लायक है, उसी वस्तु को पकड़कर अपने मुंह तक लेकर आएगा जो खाने के लायक है, और उसको आपने क्या नाम दिया? विशिष्ट। तो विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। विकास हमेशा चलता है पीछे से आगे की ओर। पीछे से आगे का मतलब हुआ जब बच्चा जन्म लेता है वो कुछ समय का होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, और यही कहलाता है पीछे से आगे की ओर। तो हमने नाम दिया कि विकास का एक सिद्धांत होता है, और उसको क्या नाम दिया आपने? पूर्वानुमेय का सिद्धांत। पूर्वानुमेय में आपने कहा कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के बीच में सकारात्मक संबंध होता है। आपने कहा कि प्रारंभिक जो विकास होता है सरल होता है, धीरे धीरे वो जटिल होता जाता है। आपने कहा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, और फिर आपने कहा कि विकास तो पीछे से कहां की तरफ? आगे की तरफ चलता है। तो आप नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी उसमें बनाइएगा सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत। सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत। सामाजिक प्रत्याशा का सिद्धांत। और इसमें लिखिएगा समाज बालकों से उम्मीद करता है। समाज बालकों से उम्मीद करता है कि उन्हें अपनी आयु के अनुसार आचरण करना चाहिए। भाई YouTube पर कोई क्या बोल रहा है उससे डेट की पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। YouTube तो आपको भी मालूम है सनसनी फैलाने का तरीका बन गया है आजकल। कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है, तो YouTube पर कोई क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल उससे मतलब होना चाहिए कि राजस्थान सरकार क्या बोल रही है और अधीनस्थ बोर्ड क्या बोल रहा है। बाकी YouTube पर कोई भी कुछ भी भोगता रहे, हमें मतलब नहीं है। हमें केवल उससे मतलब है कि भारत सरकार का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं यहाँ पर, राजस्थान सरकार क्या कहती है, अधीनस्थ बोर्ड क्या कहती है, वही हमारी डेट फाइनल होगी। इसी लाइन को कंटिन्यू करिएगा। हेविंगहस्ट ने, इसी में लिखना है, हेविंगहस्ट ने विकासात्मक पाठ के नियम, विकासात्मक पाठ के नियम बताए हैं। विकासात्मक पाठ के नियम बताए हैं। सेकंड लिखिएगा, मतलब अगला वाला पॉइंट है विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। अवस्थाओं का सिद्धांत, इसमें लिखिएगा एक बालक अपने विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है।
एक बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे अब हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं रॉस के अनुसार। पहला है रॉस के अनुसार। चारों जो अवस्थाएं बताई है इसने, इनका हम समय लिख लेते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस के अनुसार पहला है शैशवावस्था। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष तक है ये। जन्म से 3 वर्ष तक है ये। नेक्स्ट लिखिएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था में हम लिखेंगे 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट लिखिएगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था में लिखेंगे 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद में लिखिएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था, और इसमें लिखेंगे 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक। फिर लिखिएगा सेकंड शैले के अनुसार। शैले के अनुसार, शैले के अनुसार, और उसमें लिखिएगा पहला शैशवावस्था। शैशवावस्था, और उसमें लिखिएगा जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक। फिर लिखिएगा सेकंड, और लिखेंगे बाल्यावस्था। और उसमें लिखेंगे 5 से 12, या 6 से 12, 5 से 12 कर दीजिएगा, एक ही बात है। 5 से 12। नेक्स्ट लिखिएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था, और उसमें लिखिएगा 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट लिखिएगा अगला अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, और अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार में लिखिएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष, हाँ मतलब जन्म से 5 या 6 वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष। फिर रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट लिखिएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था, और उसमें लिखिएगा 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक। फिर लिखिएगा प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था में हम लिखेंगे 18 वर्ष के बाद से। 18 वर्ष के बाद से। नेक्स्ट लिखिएगा अगला सिद्धांत है पूर्वानुमेय का सिद्धांत। पूर्वानुमेय का सिद्धांत,
पूर्वानुमेय को कहते हैं अनुमान का सिद्धांत। इसको कहते हैं अनुमान का सिद्धांत। कल जो सिद्धांत पढ़े थे आपने, आज 19 से आगे वाले जो सिद्धांत है वो आप लोग पढ़ रहे थे। तो पहला लिखा आपने अभी पूर्वानुमेय का सिद्धांत, जिसको अनुमान का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें लिखिएगा विकास के इस सिद्धांत, विकास के इस सिद्धांत से संबंधित निम्न कथन प्रचलित है। निम्न कथन प्रचलित है। पॉइंट्स में लिखेंगे 1 2 3 करके। पहला लिख दीजिएगा, फर्स्ट वाला, उसमें लिखेंगे शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास लिख देना। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के मध्य में, मानसिक विकास के मध्य में सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट लिखिएगा विकास, अगला है सेकंड वाला, और हम उसमें लिखेंगे विकास सरल से कठिन की ओर होता है। विकास सरल से कठिन की ओर होता है। नेक्स्ट लिखिएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट लिखिएगा विकास पीछे से आगे की ओर होता है। पीछे से आगे की ओर होता है। पीछे से आगे की ओर होता है। ये जो हमने पढ़े हैं अभी विकास के बारे में, ये कई सारी चीजें मुझे लगता है कि ऐसा होगा जो बायोलॉजी में आपने पढ़ी होगी शायद। तो इन्हीं बातों को बहुत समरी में एक बार दोबारा बता रहा हूं कि एक नाम आया है, बार बार आपने देखा भी होगा, जन्म के पूर्व से एक नाम बराबर आ रहा है आपके यहाँ। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि जन्म से पहले वाली जो स्टेज होती है उसी को हम कहते हैं गर्भावस्था कहते हैं। और ये जो गर्भावस्था का जो समय रहता है, मैंने बताया था, शायद आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि लगभग कितने समय का ये पीरियड रहता है, 280 डेज का पीरियड रहता है। उसी में मैंने आपको बता दिया था 40 वीक का ये लगभग समय रहता है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो कंप्लीट जो गर्भावस्था का जो पीरियड रहता है, हम चाहे तो उसको अवस्थाओं में बांट सकते हैं। और वो अवस्थाएं भी हमने कितनी बात की थी, 3 अवस्थाओं की बात की थी। पहला मैंने बताया था आपको बीजावस्था कहा था, फिर भ्रूणावस्था कहा था, और फिर मैंने कहा था गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसको फीटस पीरियड कहते हैं। तो ये तो रहा जन्म से पूर्व के पहले की बातें। अब यदि कोई कहता है कि साहब जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय की जो स्थितियां रहती है, वो जन्म के समय की स्थितियां कैसी होती है, तो भाई यहाँ छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, बहुत छोटे वाले फैक्ट, और वो पूछे जाते हैं हमसे फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल बात किया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय लगभग उसका जो वेट रहता है, वजन रहता है, वो लगभग वजन कितना रहता है, कितना होता है भाई? कोई बात नहीं, लगभग सुन लीजिएगा 7.15 और 7.13 पौंड वजन रहता है। यदि बच्चा है तो बच्चे का वेट कितना होगा? 7.15। और यदि लड़की होगी तो वेट लगभग कितना रहेगा? 7.13 पौंड के लगभग रहता है। अब उसमें भी क्या है, कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर ये पौंड का मतलब क्या हुआ। तो भाई आपको सबको ध्यान रखना है 453
0.592, मतलब समझ जाइए आप लोग कि लगभग 450 ग्राम, लगभग बात करते हैं तो लगभग 450 ग्राम वजन रहता है किसमें, एक पौंड में। इसका मतलब हुआ कि वजन की जब हम बात करेंगे इतना रहता है। अब यदि वजन की बात नहीं की हमने और हमसे पूछ लिया कि जो बच्चा है उस बच्चे का जन्म के समय उस बच्चे की लेंथ कितनी रहेगी, लंबाई उसकी लगभग कितनी रहेगी, तो भाई देखिएगा टेंटेटिव है ये, कहते हैं 20.5 और 20.3 इंच ये बच्चों की लंबाई रहती है। यदि बेबी बाबा होगा, बाबा लड़का होगा, तो उसका जो लंबाई है वो लगभग कितना रहेगा, 20.5 इंच के लगभग रहेगा। यदि लड़की है तो लगभग इंच कितना, 20.3 इंच उसकी जो लंबाई है वो लंबाई रहेगी। अब यदि कोई हमसे पूछता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जन्म लेते समय जो ब्रीदिंग रेट रहता है, उसका श्वसन जो गति है वो लगभग श्वसन गति कितनी होती है, तो कहते हैं कि भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 40 से 50 उसकी श्वसन की रेट रहती है पर मिनट। लेकिन जब बच्चा लगभग 1 वीक का हो जाता है, 1 सप्ताह का हो जाता है, तो ये जो उसकी ब्रीदिंग रेट है वो पर मिनट लगभग कितनी हो जाती है, 35 पर मिनट उसकी ब्रीदिंग रेट रहती है, जिसको आप श्वसन गति आप कहते हो। और जब यही बच्चा वयस्क हो जाता है तो कहते हैं साहब इसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो लगभग रहता है 18 पर मिनट रहता है। मतलब 1 मिनट में बच्चा व्यक्ति लगभग कितनी बार श्वसन करता है, लगभग 18 बार, ये लगभग होता है, टेंटेटिव होता है ये, तो लगभग 18 बार वो ब्रीदिंग करता है। तो ये तो रहा केवल हाइट का, वेट का और ब्रीदिंग का रहा। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जब बच्चा रोता है तब, तो आपको मालूम है जब बच्चा रोता है, व्यक्ति रोता है, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। और बच्चा जब रोता है तो रोने पर जो बच्चे की श्वसन गति है वो काफी बढ़ जाती है और ये बढ़कर लगभग हो जाती है 133.3 के आसपास। मतलब लगभग 1 मिनट में बच्चा कितनी बार श्वसन गति करता है, लगभग 130 टाइम बच्चा ब्रीथ करता है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, इसलिए बच्चे का सांस अटक जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, और जब सांस लेता है बच्चा तो बीच में सांस तोड़ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये रहता है बच्चे का श्वसन गति का जो सीक्वेंस है वो रहता है। अब कहते हैं कि साहब यदि हम बच्चे की बात करें कि ये तो ठीक है, हमने बहुत नॉर्मल बातें की है, 40 से 50 की बात की है, लेकिन अब यदि कोई हमसे पूछे कि ठीक है लेकिन जो बच्चे की जो पल्स रेट होती है, जिनको नाड़ी गति हम बोलते हैं, तो ये नाड़ी गति लगभग कितना रहता है, पल्स रेट लगभग कितना रहता है, कहते हैं साहब इनको लगभग बताया जाता है कि 130 से लेकर 150 के बीच में कहीं रहता है। ये 140 के लगभग होता है, 150 के लगभग उसका रहता है। लेकिन ये तो बच्चे का आपने बताया है, लेकिन जब हम वयस्क की बात करते हैं, एक मैच्योर की व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो लगभग कितना रहता है, 72 पर मिनट उसका जो पल्स रेट है वो रहता है। तो वो उधर तो देखा आपने श्वसन गति का देखा, यहां पर हमने देखा पल्स रेट का देखा। अब यदि इसके अलावा यदि हम बात करें और आपसे बात करते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके ब्रेन का, उसका जो मस्तिष्क है उसका लगभग वजन कितना रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लगभग बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का जो लगभग टेंटेटिव जो वजन रहता है वो लगभग कितना रहेगा, 350 ग्राम के लगभग रहता है। कहता है कि अगले 2-3 वर्षों में, अगले 2-3 जो वर्ष रहते हैं, इन अगले 2-3 वर्षों में ये लगभग हो जाता है, डबल हो जाता है। और डबल का मतलब क्या हो गया है, ये लगभग हो जाता है 700 ग्राम। और कहते हैं साहब यही बच्चा जब 15-16 साल की एज कंप्लीट कर लेता है, 15 या 16 वर्ष की जब उसकी एज हो जाती है, तो यही हो जाता है लगभग 1200 से 1400 ग्राम के बीच में
बच्चे के मस्तिष्क का वेट रहता है। ये रहा भाई इनके मस्तिष्क की वेट के बारे में रहा। अब कोई पूछे हमसे कि बच्चे की मसल्स का क्या होगा, तो कहते हैं साहब मसल्स के बारे में भी अलग अलग तरह के हमारे पास आधार है कि जो मांसपेशियां रहता है, जन्म जब बच्चा लेता है तो जन्म के समय जो बच्चा है उसकी मसल्स का भार उसके टोटल शरीर का लगभग कितना रहता है, 23% रहता है। मतलब जितना भी उसका वजन होगा उसका लगभग 23% उसके वजन का क्या रहेगा, मसल्स का रहेगा। कहता है यही बच्चा जब आ जाता है आपकी बाल्यावस्था में, कहते हैं बाल्यावस्था में ये लगभग रहता है 33%। कई जगह पर कहते हैं कि लगभग 23 से लेकर 27% तक होता है, लेकिन जो एवरेज है वो एवरेज क्या माना जाता है, 33% माना जाता है टोटल वेट का। और वही बच्चा जब आ जाता है किशोरावस्था में तो कहते हैं कि साहब उसका जो टोटल वजन है शरीर का उसका लगभग 44%, कितना, 44% जो वजन है ये बच्चे का रहता है उसकी मांसपेशियों का। अब हमने कहा भाई दांतों का क्या करें, तो कहते हैं साहब ये जो दांत निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं ना, आपने को आती नहीं भाई साइंस वाइंस, ये क्या रहता है अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। ये पोर्शन किसका है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है। ये कहीं आप समझ रहे हो सर आप क्या पढ़ा रहे हो, भाई मैं अपने को नहीं आती वो, अपने तो केवल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि एक बच्चा विकास कैसे करता है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, गर्भ काल में लगभग 5 जब महीने का गर्भ होता है माँ के गर्भ में, कहते हैं वहां से दंत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों का जो दांत के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो जन्म के बाद से स्टार्ट होती है, ये जवाब गलत है। उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये तो जन्म के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जवाब आपको बताना है कि साहब 5 या 6 माह से, ये है आपके जन्म के बाद से, कि बच्चे का जब जन्म होगा तो बच्चे के जन्म के बाद के जो 5 या 6 महीने रहते हैं वहां से दांत निकलना प्रारंभ होता है। तो यदि कोई कहता है आपसे कि दांत निकलने की जो प्रक्रिया होती है, दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग कहां से स्टार्ट होती है, 5 या 6 महीने से स्टार्ट होती है। और दंत निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये गर्भ काल के लगभग 5वें महीने से स्टार्ट होती है। कहते हैं लगभग 4 से 5 वर्ष का जो समय रहता है, इस 4 से 5 वर्ष के समय में जो दांत है वो सभी अस्थायी दांत, कौन से वाले, सभी अस्थायी जो दांत होते हैं ये बच्चों के निकल आते हैं, जिनको आप दूध के दांत बोलते हो और जिनकी संख्या रहती है 20, ये निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपने दांतों के बारे में भी देख लिया। अब आपने कहा गुरुजी हड्डियों के बारे में क्या करें, तो भाई हड्डियों के बारे में भी देख लीजिएगा। कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे में जन्म के समय, जिसको आपने शैशवावस्था कहा है, कहते हैं जन्म के समय बच्चों में लगभग जो हड्डियां होती है उनकी लगभग जो संख्या रहती है वो लगभग किसके समान रहती है, 300 के समान रहती है। कुछ प्लस माइनस होती है, एग्जैक्टली काउंट नहीं की जा सकती, ये आपको भी मालूम है। ये टेंटेटिव होती है, लगभग 300 के आसपास, कई जगह पर 270 भी देते हैं, 290 भी देते हैं, लेकिन ये टेंटेटिव है। ये कहता है जब बच्चा आ जाता है जन्म के बाद में बाल्यावस्था में, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 2 प्रक्रिया साथ साथ चलती है। एक तो अस्थीयकरण की प्रक्रिया चलती है, जिसमें छोटी और कोमल जो हड्डियां रहती है ये आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो जन्म के समय बच्चों में नहीं होती है, उनका विकास होता है जन्म के बाद में। खासकर जब हम हथेली की बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि लगभग 44 के लगभग छोटी छोटी हड्डियां होती है जो बच्चों में विकसित होती है जन्म के बाद से। इसका मतलब हुआ कि टेंटेटिव जो हड्डियां होती है वो बाल्यावस्था में लगभग हो जाती है 350 के आसपास हो जाती है।
लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो किशोरावस्था में आने के बाद में ये जो हड्डियां रहती है ये बच्चों में रह जाती है कितनी, 206। तो भाई हड्डियों के बारे में भी आपने देख लिया है, आपने दांतों के बारे में भी देख लिया है, आपने मस्तिष्क के वजन के बारे में भी देख लिया है, आपने नाड़ी की जो स्पीड रहती है उसके बारे में भी आपने देख लिया है। इसके अलावा श्वसन गति के बारे में भी देख लिया है, मांसपेशियों के बारे में भी देख लिया है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि एक बार हम इनको कॉपी में लिख लेते हैं। जब भी वक्त मिले आपको, ज़्यादा लोड नहीं लेना है इनको, भाई रटने बैठ जाओ आप, इनको हल्की हल्की सी नज़र रखना है। वजन इतना मायने नहीं रखता, ये आपको ध्यान रखना है। हाइट उतना मायने नहीं रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्वसन गति हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, नाड़ी गति हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, हमारे लिए मस्तिष्क का वेट मायने रखता है, जो ये एग्जाम में आया हुआ है। मांसपेशियों का वजन है, ये हमारे लिए मायने रखता है। इधर ये जो हड्डियां है जन्म के समय कितनी है कोई लेना देना नहीं है, बाल्यावस्था में कितनी होती है नहीं पड़ता, केवल फर्क कहां पर पड़ता है, किशोरावस्था या एक व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये हमारे लिए मायने रखती है। दांत निर्माण में ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत होगी, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, और दांतों की कुल संख्या होती है 32, जिसमें 28 ऐसे दांत होते हैं जो किशोरावस्था तक आ जाते हैं, 17-18 साल तक आ जाते हैं। बस 4 दांत ऐसे होते हैं जिनको विजडम टीथ आप बोलते हो, और ये जो विजडम टीथ जो रहते हैं, प्रज्ञा दांत जिसको बोलते हो, भाई 21 साल तक आते हैं, और कई तो ऐसा होता है 24-25 साल तक भी ये आते हैं। तो बस केवल आपको हड्डियों की टोटल संख्या, दांतों में टोटल संख्या, मांसपेशियों का वजन ये आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क का वजन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी और को ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग कर दीजिएगा, मानव विकास संबंधी तथ्य। मानव विकास संबंधी तथ्य, मानव विकास संबंधी तथ्य, मानव विकास संबंधी तथ्य। और कहा है कि सर 9 महीने सर बाल्यावस्था में हड्डियों की 250 होगी। अरे भाई ऐसे थोड़ी होगी कोई, 250 तो बच्चा जब जन्म ले रहा है उसी समय नहीं है बच्चों में। मैंने पहले कहता था हड्डियों को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आप उनमें मत जाइएगा। लिखिएगा जन्म के समय वजन, जन्म के समय वजन लड़के में 7 पौंड 15 एवं लड़कियों में 7.13 पौंड होता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, 1 पौंड में लगभग 453.592 453.592 ग्राम होता है। मोटा सा आइडिया है, 450 ग्राम होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जन्म के समय लड़के की लंबाई 20.5 इंच, जबकि लड़की की लंबाई 20.3
इंच होती है। 20.5 और 20.3 इंच होती है। नेक्स्ट लिखिएगा श्वसन गति। श्वसन गति जन्म के समय 40 से 50 प्रति मिनट होती है। 40 से 50 प्रति मिनट होती है। लिखिएगा एक सप्ताह में 35 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट लिखिएगा वयस्क की गति 18 प्रति मिनट होती है। 18 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा रोने पर बालक के श्वसन गति 133.3 होती है। देखिए सर, यहां भी भेदभाव वजन में भी और हाइट में भी किसी ने कहा कि वजन में भी भेदभाव, और ये भेदभाव थोड़ी है भाई। लड़का हमेशा चाहता है कि उसका वजन ज्यादा हो, कभी लड़कियां चाहती है उसका वजन ज्यादा हो। क्यों मैडम, वो क्या ख्याल है आप लोगों का? चाहते हो आप भगवान से हाथ जोड़ते हो कभी, ए भगवान हमारा पर डे 300-500 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए, चाहते हो क्या? क्यों मर्जा, आप तो चाहते हैं, है ना? वजन होना चाहिए। लड़के और लड़कियों में एक डिसऑर्डर होता है और उस डिसऑर्डर का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। सुना होगा शायद आप लोगों ने, एनोरेक्सिया नर्वोसा, सुन लो पहले। और दूसरे का नाम है बुलिमिया। तो आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या आ गए हैं, पहले पूरी बात को सुनना। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया ये दरअसल में दो डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर का मतलब विकार है ये। अब विकार किसे कहते हैं? कहते हैं साहब इन दोनों विकारों का संबंध भोजन से माना जाता है। आपने कहा सर वो कैसे? एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कों में पाया जाता है, बुलिमिया लड़कियों में पाया जाता है। तो आप कहोगे सर मतलब क्या है इनका? कहते हैं साहब लड़का ज्यादा खाता है ताकि उसे लगे कि वो जल्दी से मोटा हो जाए। तो ज्यादा भोजन करने से संबंधित जो डिसऑर्डर होता है उसे तो आपने दिया एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो लड़कियां होती है वो कम खाती है, खाने से पहले हर बार लगता है कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, और वो कौन सा होता है? ये है आपका बुलिमिया। तो मेरे भाई देखो, ये मोटा होना या कम मोटा होना, या किसी की हाइट ज्यादा होना किसी की हाइट कम होना, या वजन कम होना या वजन ज्यादा होना, कुछ तो डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर और कुछ करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, और उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी लाइफ स्टाइल का। जगो 4 बजे, जाओ मैदान में दौड़ने के लिए, क्या ख्याल है? लेकिन कमबख्त जाए कौन, क्योंकि 4 बजे तो सोने का समय होता है और लगता है कि क्या प्यारी नींद आती है। कई बार कोई जगाता है ना, यहाँ से जगाया तो वहां जाके सो गया, वहां से जगाया तो वहां जाकर सो गया, क्योंकि वही है सबसे प्यारा सोने का समय। नेक्स्ट लिखिएगा नाड़ी गति जन्म के समय, नाड़ी गति जन्म के समय 130 से 150 के लगभग होती है। 130 से 50 के लगभग होती है, मतलब 150 तक होती है। वयस्क के 72 के लगभग होती है।
72 के लगभग होती है। नेक्स्ट पहले लिख दीजिएगा मस्तिष्क, ब्रेन लिख दीजिएगा। मस्तिष्क, और उसमें लिखिएगा जन्म के समय उसके में लिखिएगा 350 ग्राम के लगभग, 350 ग्राम के लगभग 2-3 वर्ष में 700 ग्राम 15 से 16 वर्ष की एज में 15-16 एज में 1200 से 1400 ग्राम के मध्य। नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग बना दीजिएगा मांसपेशियां। अरविंद कह रहा है कि सर विस्तार से लिखवाओ, शॉर्ट में मत लिखवा रहे भाई दादा, इनको क्या विस्तार से लिखवाऊं मैं इनको, और मैं तो फिर भी लिखवा रहा हूं यार, ये तो साइंस का है, ये तो मैं तो फिर भी मैं क्यों बताऊं भाई, साइंस में है ये तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। ये मांसपेशियों में लिखिएगा जन्म के समय कुल वजन का 23% होती है। मतलब मांसपेशियां जन्म के समय कुल वजन का कितनी होती है? 23% होती है। नेक्स्ट लिखिएगा बाल्यावस्था में कुल वजन का 33% होती है, जबकि किशोरावस्था में कुल वजन का 44% से 45% के लगभग होती है। 44% से लेकर 45% के मध्य होती है। अगला लिख दीजिएगा दांत या दंत विकास। और उसमें लिखिएगा गर्भकाल में 5वें महीने से दंत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। दंत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। जन्म, नेक्स्ट लाइन में लिखना है हमें, जन्म के 5वें-6 महीने से दांत निकलना आरंभ होता है। दांत निकलना आरंभ होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 4 से 5 वर्ष की उम्र में 4 से 5 वर्ष की उम्र में सभी अस्थायी दांत ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 20 निकल आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा हड्डियां, और हड्डियों में लिखिएगा जन्म के समय
जन्म के समय इनकी संख्याएं 300 के लगभग होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, बाल्यावस्था में 350 के आसपास 350 के आसपास जबकि किशोरावस्था में इनकी संख्या 206 होती है। 206 होती है। अब देखो भाई, ये बाल विकास के बारे में बात कर ली है मैंने। अब छोटे छोटे नाम मैं आपको बताऊंगा। पहला है नैतिक विकास, किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात होती है, जब कोई बालक हमारी सभ्यता के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार आचरण करना स्टार्ट कर देता है, उसे क्या नाम दिया है आपने? नैतिक विकास कहा है। अब यहां ये नहीं पूछा जाएगा नैतिक विकास किसे कहते हैं, हमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बालकों के नैतिक विकास के बारे में कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो पहले व्यक्ति का नाम तो है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या नाम है भाई? लॉरेंस कोहलबर्ग। और दूसरे का जो नाम है वो नाम है आपका जीन पियाजे। क्या नाम है? प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा। हमसे पूछा जाए कि साहब नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिए, तो जवाब है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और दूसरे का नाम क्या है? जीन पियाजे है। पूछा जाए कि साहब लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो आपको बताना है जवाब कि साहब इसने 3 अवस्था हमें बताई है। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ये पहली अवस्था का नाम बताता है, उसका नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था। क्या नाम है? पूर्व परंपरागत अवस्था। ये जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, इसी को कहा जाता है पूर्व नैतिक अवस्था। क्या नाम दे दिया है? पूर्व नैतिक अवस्था। दरअसल में देखा जाए तो ये वो समय रहता है जब बच्चा नैतिक नहीं होता। ये वो समय रहता है जब बच्चा जानता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। कहते हैं साहब इसका जो समय इसने बताया, वो समय बताता है कि साहब 3 या 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का समय इसने बताया। कौन सी अवस्था का? पूर्व परंपरागत अवस्था का, जिसको पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बच्चा जानता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसने दूसरी अवस्था हमें बताई, और उस दूसरी अवस्था को इसने नाम दिया, और वो है आपका नैतिकता की अवस्था। क्या नाम दिया भाई? नैतिकता की अवस्था। इसी को हम कहते हैं परंपरागत अवस्था। और ये जो परंपरागत या जो नैतिकता की अवस्था है, इसका समय बताया है 10 से लेकर 13 वर्ष तक। दरअसल में ये वो समय रहता है जब बच्चा नैतिकता सीखता है, जहां पर वो रहता है, जिनके साथ वो रहता है, उनसे नैतिकता सीखता है। जैसे घर में रह रहा है तो घर से सीखेगा, मतलब परिवार से सीखेगा। समाज में रहेगा तो समाज में सीख लेगा। यदि इसके अलावा स्कूल में जाएगा तो स्कूल में सीखेगा। उसको क्या नाम दिया? 10 से 13। और क्या नाम दे दिया? नैतिकता की अवस्था, जिसको परंपरागत अवस्था भी आपने कहा। फिर यहां पर नेक्स्ट अवस्था आती है, तीसरे वाली, लास्ट वाली, और उसे हम कहते हैं पश्च नैतिकता की अवस्था। अब ये कहा कि सर इसमें क्या होगा? पश्च नैतिकता की अवस्था में, जिसको आपने पश्च परंपरागत अवस्था भी कहा है, कहते हैं समय रहेगा इसका 13 से लेकर 16 वर्ष तक। आपने कहा सर इसमें क्या होगा? दरअसल में ये वो समय रहता है जिसमें बालक अपनी खुद की सोच बना लेता है, खुद के विचार बना लेता है,
कि क्या सही है और क्या गलत। जमाना कुछ भी कहे भाई, बच्चा कहता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो यहां पर कहेगा, वो यहां पे कहेगा, वहां नहीं, यहां पर कहेगा। क्या बच्चे से कई बार कहते हैं बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना, वो कहेगा बोला उपदेश मत दो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो कब कहेगा? यहां पर कहेगा। कौन सी एज में? 13 से 16 वर्ष की एज में। ये वो समय रहता है जब बच्चा का नैतिक विकास खुद की सोच, खुद के नजरिए और खुद के दृष्टिकोण के अनुसार होता है। दूसरे व्यक्ति का नाम है जीन पियाजे। बड़ा खतरनाक व्यक्ति है ये, इसका नाम पेपर में मिल सकता है 101%, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि इसने टांग कई जगह पर अड़ा रखी है इसने, और जहां जहां पर टांग अड़ा रखी है मैं बताऊंगा आपको सारी जगह। एक तो इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, एक और सिद्धांत दिया है इसने जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है नैतिक विकास के बारे में? ये नैतिक विकास के बारे में कहता है कि साहब नैतिक विकास की कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 3 अवस्था और जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था 4 होती है। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था को बताया अनियमित अवस्था। अनियमित अवस्था कहते साहब इसका जो समय है वो रहता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक रहता है। तो आपने कहा सर ये अनियमित का मतलब क्या है? अनियमित का मतलब है कि बच्चा जानता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। आप कितना भी बच्चों को समझाओ, बच्चा तो वही करता है जो उसको ठीक लगता है। इसलिए क्या नाम दे दिया आपने? अनियमित अवस्था आपने कह दिया है। दूसरी जो अवस्था होती है उसको नाम दे दिया विषम जातीय अवस्था। तो आप कहोगे सर ये विषम जातीय अवस्था का मतलब क्या हुआ? भाई विषम जातीय का मतलब है कि बच्चा दूसरों के प्रभाव से सीखता है। और दूसरों के प्रभाव का मतलब क्या रहेगा? कहते साहब दूसरों के प्रभाव का मतलब है कि समाज का प्रभाव क्या है। और समाज भी जाने तो डायरेक्टली कह सकते हो कि यहां पर बच्चा सीखता है डर के कारण। किसके कारण? डर के कारण। बेटा यदि तूने होमवर्क नहीं किया तो शाम को तैयार है ना उड़ने के लिए, है ना? है ना? ये कहां पर होगा? यहां पर होगा। अच्छा जरूरी नहीं हेलीकॉप्टर बार बार में बनाओ। देख बेटा तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हेलीकॉप्टर बन के उड़ ले और या फिर शाम को टॉफी चॉकलेट खा ले। तो यहां पर आपने कहा है विषम जातीय अवस्था में रहेगा कि बालक नैतिकता सीखता है बाहरी प्रभावों के अनुसार। इसका समय रहेगा 6 से लेकर 8 वर्ष। कई बार बच्चा खुद आगे से भी बोल देता है आप मेरा हेलीकॉप्टर नहीं बनाओ तो मैं याद कर लूंगा, है ना? यदि मैं याद कर लूंगा तो आप मेरा हेलीकॉप्टर नहीं बनाओगे। आपने कहा ठीक है। वो कौन सा है आपका? विषम जातीय है। और समय कब से रहेगा? 6 से 8। तीसरा जो रहेगा उसका बिल्कुल मिलता जुलता नाम है ये, और उसको नाम दे दिया आपने विषम जातीय परस्परता की अवस्था। इसका समय रहता है 9 से लेकर 13 वर्ष तक। तो आपने कहा सर इसमें क्या रहता है? दरअसल में इसमें क्या है कि बच्चा जिन लोगों के साथ में रहता है बच्चा उन्हीं से सीखता है। सपोज करिए कि आपकी ये क्लास है ये, और खैर आप तो बड़े हो समझदार हो, आप लोग तो सब जानते हो क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब बच्चा 9 से 13 साल का होता है और वो बच्चा जिन बच्चों के साथ में रहता है बच्चा उन्हीं से सीखता है, उन्हीं के व्यवहार से सीखता है, उन्हीं के साथ रहकर सीखता है। और उसे क्या नाम दिया आपने? विषम जातीय परस्परता की अवस्था। और फिर आता है लास्ट वाली जिसको कहा आपने स्व केंद्रित अवस्था। और जो स्व केंद्रित अवस्था होती है ये होती है 13 वर्ष के बाद से। तो कुल मिलाकर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? एक तरफ है आपका लॉरेंस कोहलवर्ग और दूसरा है जीन पियाजे। लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्था बताई।
जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था कितनी बताई? 4 बताई। नाम नहीं पूछेगा कौन कौन सी अवस्थाएं बताई, बस मैंने आपको जरूर बताई है ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ यार 3 है तो 3 ये है और 4 है तो 4 ये है। तो हेडिंग आप लिखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर को तो आप सबको याद हो गया सदा आपको है, तो घर पे थोड़ी बनाते हो आप किसी को हेलीकॉप्टर, ऐसा कोई है ही नहीं, तो उसमें कहां फर्क पड़ता है, घर पे हो तो ही बनाए, रास्ते चलते हुए बना दो किसी का भी। अरे मत करना यार, अच्छा इसका बनाना है आज। लिखिएगा नैतिक विकास के सिद्धांत। यार मैंने छोड़ दिया बनाना अब, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ती बनाने की। अब क्या कि देख के लग जाता है लोगों को यार इससे दूर रहना, ये क्या करता है, ये हेलीकॉप्टर बना सकता है। आजकल तो पुलिस वाले भी नहीं रोकते बेचारे, वो भी बेचारे जल्दी से नहीं रोकते हैं। एक आध बार रोका नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जो कहा वो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कहावत है डर के आगे जीत है। तो इसी रेड लाइट पे रोका था मेरे को एक बार, मैं रेड लाइट जंप कर गया था क्योंकि क्लास आगे थी, इसलिए निकलने में लेट हो गया था। तो उसने रोका, मैं बीच में आ गया रेड लाइट पर, मैंने रुक गया। रुकने के बाद में तो मैंने ग्लास खोल के मैंने कहा आप हंसोगे, बोला यार सर क्या कह रहे हो। मैंने उसको बोला मैं क्या हुआ बेटा, बेटा क्या हुआ। गट्स चाहिए ऐसे बोलने के लिए, क्या चाहिए, गट्स चाहिए, क्योंकि दुधारू तलवार है ये, खुद भी कट सकते हो और दूसरा भी कट सकता है। तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं यार इस सेंटेंस के आगे, क्यों डर तो सभी को लगता है। वर्दी में हूं, मुझे बेटा कह रहा है, मुझे इतना तो पता है मेरे पिताजी तो नहीं है ये, है ना, लेकिन बेटा कह रहा है तो मतलब पिताजी से कम भी नहीं है। फिर अगले ने बहुत पोलाइटली बोली, जो पुलिस वाले अमूमन पोलाइटली नहीं बोलते हैं, मालूम है ना आपको, चालान भरना ही पड़ता है। एक बार उनके चक्कर में फंस गए तो वो कुछ बोलता उससे पहले मैंने कहा स्टाफ है, गॉड स्वेयर अगले ने कुछ नहीं बोला न जाओ। और अपन तो लगते भी स्टाफ से ही लगते हैं वैसे तो, क्या है ना, आई शाबाश। चलिए तो लिखेगा नैतिक विकास। हाँ नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो लास्ट हथियार होता है वो तो, और लास्ट हथियार तब चलाया जाता है जब सारे हथियार खत्म हो जाए। अब अपना तो पहला हथियार ही खत्म नहीं होता है ना, प्यार से जब प्यार की गोली का हम कर जाए तो वहां और गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी मेरा मानना है कि जब आपको लगे ना कि यार वो लास्ट वाली गोली चलानी है, तो उससे बेहतर ये है कि रास्ता बदलकर आगे निकल जाओ। उसका कारण है क्योंकि जो लास्ट वाली गोली चलाता है उसके खुद का भी करियर खराब होता है और उसके पूरे परिवार का करियर भी खराब होता है। आपको मालूम है लड़ाइयों का अंत कभी अच्छा नहीं होता, किसी भी लड़ाई का। रूस और यूक्रेन वाले लड़ रहे हैं ना अभी, लास्ट में जाकर ये टेबल पर ही बैठेंगे आपस में बात करने के लिए। और जब ये टेबल पर बैठेंगे तो जो लोग टेबल पर बैठेंगे उनको भी, उनकी संतानों को भी ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। लाखों हजारों लोगों को मरने के बाद में आप उस काम को कर रहे हो, ये तो सबको पता है ये तो, कि लड़ाइयाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। आप बताओ हमारी पड़ोसियों से कभी लड़ाई हो रखी होगी, चाचा ताऊ से कभी चल रही होगी, वो ज़्यादा लंबे नहीं चल सकती भाई। आप सोचो 200 साल तक चलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक ना एक समय ऐसा आएगा जब हमें बैठकर बात करनी ही होती, गिले शिकवे भुलाने ही पड़ते हैं, और जो इंसान इस काम को कर लेता है उसकी उन्नति बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि लड़ाइयाँ केवल बर्बादी की तरफ लेकर जाती है और भाईचारा उन्नति की तरफ लेकर जाता है। इसलिए कभी कोई कुछ कह भी देना, कोई 2-4 बात मन में बोलो, जोर से मत बोलना, मन में बोलो क्या, बहुत देखे तेरे जैसे, नहीं देखा होगा तूने कोई हमारे जैसा, मन में बोलो और निकल जाओ। अब वो बेटा पागल होता रहेगा, फिर वो पागल होता रहेगा
इसने कुछ बोला क्यों नहीं मेरे को, है ना, इसने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं, ये पक्का कुछ ना कुछ बाद में करेगा और अपन कुछ करेंगे नहीं। वो टेंशन में रहेगा, यार इसका मतलब ये कुछ आज बोला नहीं ना, ये पक्का बदला लेगा मेरे से ये। अब वो बावड़ा होता रहेगा इसी बात में। कभी अचानक मान लो वो जा भी रहा होगा ना, पीछे से वो व्यक्ति जा रहा होगा और किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ ऐसे रख दिया ना, ऐसे करके, वो हार्ट अटैक आ जाएगा वो आगे मारने के लिए मेरे को। तो मजा है, बढ़िया मजा है कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो और जुबान से किसी को जवाब मत दो। जवाब देना है तो कर्मों से जवाब दीजिए। बेटा तू वही है, तू मेरे से लड़ रहा था उस दिन और आज देख तू वहीं घूम रहा है रोडों पे और मैं हूं आज लैब असिस्टेंट। मजा है या नहीं है मजा। लिखिएगा नैतिक विकास और इसमें लिखेंगे नैतिक विकास से अभिप्राय, नैतिक विकास से अभिप्राय आचरण के मूल्यों को ग्रहण करना और उनका प्रदर्शन करना नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा नैतिक विकास के संबंध में लॉरेंस कोहल वर्ग एवं जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है। पहला लिख दीजिएगा फर्स्ट वाला और उसमें लिखिएगा लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत। इसमें लिखिएगा लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की निम्न तीन अवस्थाएं बताई है। निम्न तीन अवस्थाएं बताई है। पहला लिखिएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पूर्व नैतिक अवस्था। इसका दूसरा नाम है पूर्व नैतिक अवस्था। समय रहेगा 3 या 4 से लेकर 10 वर्ष तक। 3 या 4 से लेकर 10 वर्ष तक। नेक्स्ट रहेगा नैतिकता की अवस्था, या नैतिक अवस्था भी लिख सकते हो डायरेक्टली, नैतिक अवस्था। और इसका दूसरा नाम है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था समय आ जाएगा 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। अगला रहेगा पश्च नैतिकता की अवस्था। पश्च नैतिकता की अवस्था समय आ जाएगा 13 से 16 वर्ष। 13 से 16 वर्ष। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा जीन पियाजे ने नैतिक विकास की निम्न 4
4 अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। इन चारों के नाम मैंने लिख रखे हैं, आप इनको बस केवल नाम लिख देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।